सारी चीजें कवर कर लिए थे ना। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेलमेंट। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? अच्छा, सो आज हम लोग बेलमेंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले बेलमेंट को समझते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि बेलमेंट होता क्या है। सो बेलमेंट बेलमेंट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हैं, या अपॉर्चुनिटी से बेटर ऐसा एक फंक्शन बोलते हैं। मतलब एक फंक्शन हम इसे समझते हैं जिस फंक्शन में हमें आउटसाइडर की बहुत चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट एग्जांपल, एक फंक्शन हम लेते हैं, फंक्शन एक हम बर्थडे रख लेते हैं, या एक हम मैरिज फंक्शन रख लेते हैं। तो जब भी किसी के यहाँ मैरिज फंक्शन होता है तो उससे बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब छोटे छोटे फंक्शन होते हैं तो छोटे छोटे फंक्शन में घर में ही मतलब इतने सामान अवेलेबल होते हैं कि हमें बाहर से कोई चीज़ रेंट पे नहीं हायर करना होता। बट जब भी कोई पर्सन एक बड़े फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है, जैसे मैरिज हो गया, बर्थडे हो गया, या कोई भी बड़ा फंक्शन हो गया, तो उसमें उसे बाहर से बहुत सारी चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ रेंट उसे हायर करना पड़ता है। तो अब वॉइस तो आ रही सबको ना? ये Yes, सारी sir. है सर। यस सर। हाँ, तो उस फंक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ों को हायर करना पड़ता है। तो उसके बाद इसमें क्या होता है कि अब जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं कि क्या हायर करना है, तो हम चेयर को ले लेते हैं, एंड जो कैटरिंग के सामान आते हैं उसको रख लेते हैं। तो पहले हम चेयर को रखते हैं, जैसे कि हमें मैरिज में 200 चेयर्स की रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। तो 200 चेयर ऐसे किसी पर्सन के यहाँ नहीं अवेलेबल रहता जिसके यहाँ फंक्शन हो रहा है। और फंक्शन आप सब जानते हैं 2 दिन 3 दिन का रहता है। तो जब भी हमें कोई चीज बल्क में रिक्वायरमेंट होती है किसी फंक्शन में, तो जनरली वो चीज उस पर्सन पास नहीं अवेलेबल रहता, तो वो उस चीज को रेंट पे लेता है फॉर 1 डे 2 डे। जैसे चेयर के लिए मैंने एग्जांपल बताया, कैटरिंग के सामान के लिए मैंने एग्जांपल बताया। कुछ से रिक्वायरमेंट है 2 डेज फॉर मैरिज फंक्शन, बट ही they don't have own catering, so he must be hire catering from the market। तो इस कैटरिंग मतलब उस फंक्शन के लिए कैटरिंग को हायर करना, मतलब फंक्शन के लिए कैटरिंग को हायर करने का जो प्रोसेस है, तो इतना ना लिख करके कैटरिंग के लिए आप सॉरी फंक्शन के लिए कैटरिंग हायर करो, मैरिज के लिए आप चेयर्स हायर करो, या मतलब पूरे स्टेटमेंट को ना लिख करके इस पूरे प्रोसेस को ही बेलमेंट बोल दिया गया। इज क्लियर? Yes, आप sir. सब समझे? हाँ, तो होता क्या है ना कि जैसे कि अब बहुत सारी चीजें होती है ना जिसे हम समझाते हैं। जैसे कि आपने मेंसरिया देखा, तो मेंसरिया एक वर्ड है जो ये डिफाइन करता था कि आप कोई भी काम अगर डर्टी माइंड के साथ या डिसऑनेस्टली इंटेंशन के साथ करते हो, तो आप उस एक्ट के लिए लाइबल होते हो। तो इतना ना बोल करके इतने का एक वर्ड बोल दिया गया, दैट इज मेंसरिया। सो मेंसरिया मतलब जो मैंने अभी पूरे लाइन को एक्सप्लेन किया, वैसे ही बेलमेंट है। तो बेलमेंट में क्या होता है कि बेलमेंट में एक फंक्शन के लिए एक पर्सन मल्टीपल चीजों को रेंट पे हायर करता है। तो जब भी किसी फंक्शन में पर्सन मल्टीपल चीजों को रेंट पे हायर करता है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ बेलमेंट। ओके, अब आप जानते हो, अब सामान को हायर करेंगे तो कितने पार्टी की रिक्वायरमेंट होगी? मतलब अब सामान को हायर करना, इट्स अ लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? यस, कॉन्ट्रैक्ट है, वो सामान देगा, हम पैसे देंगे। Yeah, absolutely right, sir. So this is a contract. Okay. So how many parties require for the creating of any contract? So tell me minimum number of parties for the formation of the contract. दो चाहिए, टू। हाँ, no, two, sir. Minimum is two, maximum is unlimited. Okay. So minimum parties is two. Okay. So यहाँ पे भी जैसे कि एक जिसके यहाँ फंक्शन हो रहा है, एक वो होगा जो रेंट पे सामान देगा। ओके, 2 पर्सन मिनिमम हो गए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि जिसके यहाँ फंक्शन था वो दूसरे के यहाँ से रेंट पे सामान लाया था कुछ पैसे को दे करके, जो भी उसका रेंट होता है। ओके,
सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ बेलमेंट। एंड अब यहाँ पे दो पर्सन, उन दो पर्सन का नाम भी है, बेलर एंड बेली। ओके, बेलर एंड बेली, इज इट क्लियर? Yes, sir. अब देखो, अब बेलर एंड बेली कौन हुए? तो बेलर वो होगा जैसे कि आप एक टेंट हाउस के पास गए, तो उसने अपने टेंट को, कैटरिंग को, चेयर को आपको डिलीवर किया। तो डिलीवर करने वाला पर्सन, मतलब जो पर्सन आपको रेंट पे अपना सामान देगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड बेलर। ओके, एंड जिसको दिया जाएगा, लाइक जिसके यहाँ फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, सो दिस पर्सन इज कॉल्ड बेली। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। सर एक बार ओके, रिपीट करेंगे, बेलर एंड बेली? हाँ जी। सो जैसे कि मान लेते हैं आपके यहाँ कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, आपने मल्टीपल चीज़ों को रेंट पे हायर किया। तो एक चेयर हम एग्जांपल लेते हैं, तो चेयर 100 चेयर जो आपको दिया, सो रेंट पर देने वाला पर्सन इज कॉल्ड बेलर। एंड जो रेंट पर लेता है, जैसे आपने रेंट पे लिया 100 चेयर फॉर द कंडक्ट योर फंक्शन, सो यू आर अ बेली। ओके, क्लियर? ओके ओके, यस सर। अब हम डेफिनेशन को देखते हैं ना। पहले ये बताओ, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया बेलमेंट का, बेलमेंट क्या होता है कि किसी फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए टेम्पोरेरी टाइम पीरियड के लिए लगेज लगेज इन द सेंस सामान को या जो भी चीज़ों को रिक्वायर होती है उन्हें हायर करना। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द पर्पज और फंक्शन, यू हैव product or goods. Okay, so that process is called as a bailment. And bailer, like delivery person, like who is delivering the goods, called bailer. And who is possession the goods or delivered, like जिसको delivered किया गया, is called बेली। चलो ये तो हो गया। अब हम डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं, अब आप लोग को और क्लियर होगा। पहले जो कॉमन लैंग्वेज में सबको ना, Yes. तो यहाँ पे देखो मेंशन है, अ बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे सेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग हिम। तो यहाँ पे क्या कहा कि आप बेलमेंट में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, लाइक सामानों की डिलीवरी होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। और सम पर्पज में कुछ हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और जैसे फंक्शन अकम्प्लिश्ड, लाइक कंप्लीट हो गया, बी रिटर्न, लाइक यू हैव टू रिटर्न, और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग। सो एनीवन गेटिंग दिस पॉइंट? और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस। एनीवन गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर, क्लियर है। टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पॉइंट? सर बेसिकली इट मीन्स आप रिटर्न जो आप गुड्स लेते हो टेम्पररी बेसिस पे, इधर रिटर्न देम, और अगर डायरेक्शंस हैं टू डिस्पोज ऑफ देम फ्रॉम बाय द बेलर, तो आप उसको डिस्पोज कर देते हो। So how You will don't you return dispose? them. How will we dispose depending on the As per item? direction of the baler. Yeah, so I'm asking, how will you dispose according to the direction of person? Like what will be method for the disposal? Or what you get Monetary method. Monetary no method. no. I'm here is mentioned. First one is return, like we have to return word is very clear. Okay, and second one is otherwise disposed of according to the directions. Okay, सर ये so कौन सा सेक्शन में चल रहा है? सर 148 है बेलमेंट, सेक्शन 148 बेलमेंट। ओके सर। मैं बता रहा हूँ, देखो अदरवाइज डिस्पोज का मतलब यहाँ पे ये है, ऐसा नहीं कि आप सामान को डिस्ट्रॉय कर दोगे। सामान को आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, नहीं तो आपको फाइन देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। डिस्पोज का यहाँ पे मतलब ये है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके यहाँ फंक्शन है, मैंने आपको कैटरिंग दे दिया फॉर 2 डेज 11-12 मार्च के लिए, एंड 14-15 मार्च में फंक्शन आपके पड़ोसी के यहाँ है, या 4-5 घर छोड़ करके किसी के यहाँ है, वो भी नेबर ही आपका।
तो मैंने ये बोल दिया कि फोन करके आपको कि आपके नेबर वो आएंगे जो जिनका नाम रमेश है या जो भी है, वो आपसे ले लेंगे तो आप उनको दे देना, मतलब जब वो आपसे मांगेंगे कैटरिंग के सारे गुड्स तो आप दे देना। So you have to dispose, you have to give goods according to the direction of the delivered person. ओके लाइक जिसने भी डिलीवर किया जैसा उसने डायरेक्शन दिया, मतलब एक डायरेक्शन उसने बोला कि मेरे को मेरा सामान रिटर्न कर दो अपना काम करने के बाद, सो यू आर बाउंड टू रिटर्न दैट गुड्स। बट उसने बोला नहीं मेरे को रिटर्न नहीं करो, बट मैं इनको भेज रहा हूँ या वो आएंगे तुम्हारे पास तुम उनको हैंड ओवर कर देना। सो यू आर बाउंड टू गिव दैट गुड्स टू दैट पर्सन। ओके, सो यहाँ पे रिटर्न के अलावा कोई और मेथड जैसे किसी और को देना ही डिस्पोजिंग है। ओके, डिस्पोजिंग का मतलब हमेशा नहीं है डिस्ट्रॉय करना, उसे खत्म करना। डिस्पोज का मतलब आप किसी और को हैंड ओवर कर दे रहे हो एज पर द डायरेक्शन ऑफ द डिलीवरिंग पर्सन। क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है सर? और सबको क्लियर है, क्लियर है। सिरेन, इज इट क्लियर? यस सर क्लियर है, बट सर डिस्ट्रक्शन भी एक हो सकता है ना नहीं नहीं ऑप्शन, अगर डिस्ट्रक्शन वो क्यों डायरेक्शन बोलेगा? आते हैं तो। नहीं 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 ऐसे आप बताओ, जैसे मान लेते हैं आपका कैटरिंग का सामान है, आपके चेयर क्यों है, आप टेंट हाउस रखे हो, आपने मान लेते हैं मेरे यहाँ कोई फंक्शन था, आपने कैटरिंग के सामान टेंट हाउस चेयर्स मेरे को दिया फॉर 2 days ऑन द रेंट बेसिस। ओके, तो आप डिस्पोजल 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 के लिए तो वो तो डायरेक्शन दोगे, डिस्पोजल इन द सेंस कि आप ये प्रोडक्ट मेरे को ना दे करके आपके यहाँ मैं एक भेज रहा हूँ उनको दे देना, या ये प्रोडक्ट मेरे को रिटर्न कर दो, ऐसा तो डायरेक्शन आप दोगे। बट ऐसा डायरेक्शन बिल्कुल लॉजिकल नहीं है आप दोगे कि आप इस प्रोडक्ट को जला दो, ऐसा कोई नहीं देता। अगर आप कोई खोज करके भी लाओगे तो दैट इज एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन को हम लोग को नहीं पढ़ना रहता, हमेशा हमें जनरल रूल पढ़ना रहता है जिसकी एप्लीकेबिलिटी या प्रैक्टिकेबिलिटी मोर देन 50% होती है। ओके, मतलब जो एक जर्नल या प्रूडेंस पर्सन समझ सकता है, जनरल प्रूडेंस पर्सन यही समझेगा, फर्स्ट वन इज रिटर्न, सेकंड वन इज यू हैव टू डिस्पोज दैट गुड्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनर। ओके सर, ओके। डिस्पोज का लेटरल मीनिंग पे नहीं जाना, एकदम डिक्शनरी वाले पे। हाँ हाँ, सो इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो बेलमेंट मतलब कि किसी भी फंक्शन के लिए डिलीवरी को आप लोग रेंट पे लेते हो, देन यू हैव टू रिटर्न और डिस्पोज इन द सेंस डिलीवरी टू अनदर पर्सन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑनर और डिलीवरी पर्सन। नेक्स्ट वन इज explanation. So here mention, if a person already in possession of the goods of another contracts to hold them as bailey, he thereby become the bailey, and the owner become that bailer of the such goods, although they may not have been delivered by a way of bailment. ये बहुत अच्छा है। Anyone getting this explanation? वो डिस्पोज वाले से तो आंसर मिल गया सर इसका। जैसे कि सर डिस्पोज वाले से इसका आंसर मिल गया हमें। मतलब जैसे टेंट हाउस का सामान था तो वो उसने एक ए बंदे को दिया, उसका फंक्शन का मतलब हो गया उसने बी को दे दिया, तो बी के पास है, यही तो कह रहा है ये आंसर। हाँ, बी को दे दिया, फिर अब सर जो बी हो गया इसका बेसिकली बेली हो गया बी इस वक्त एक ही जगह, और बेलर तो वो रहा ही रहा बंदा एक जो एग्जिस्ट कर रहा था पहले, जिसने सप्लाई किया था वो सामान। हाँ बिल्कुल सही आपने सर कैच किया। यही होता है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो उसके रिगार्डिंग जो भी चीजें रहती है क्लियर हो जाती है। फिर से मैं आप सबको बता देता हूँ जिसको नहीं क्लियर हुआ है। तो देखो, सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी।
अब वॉइस आ रही है? नहीं, हाँ आपने अब एक्सप्लेनेशन जब समझाना स्टार्ट किया तब से वॉइस नहीं आ रही थी। अभी अच्छा, आपने एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं सुना? नहीं सर। 2 मिनट से नहीं आ रही है वॉइस। अरे बाप रे बाप, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं आप सब बोल रहे। मैं ये बताया एक्सप्लेनेशन में कि जैसे कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी, वॉइस आ रही है ना? यस सर। हाँ सर आ रही। तो यहाँ पे एक यहाँ फंक्शन है, ए ने चेयर लिया, कैटरिंग के सामान लिए बी से, ओके। सो हु इज ए, लाइक ए क्या बनेगा, बेलर और बेली? बेली। नहीं। कंफ्यूज ना हो आप, अच्छे से और एक बार क्लियर हो जाओ। सर ए बेली बेली ही बनेगा, बेली ही बनेगा। ए ने सामान लिया है, बेली है। बेलर देने वाला है, किसने दिया है? जिसका टेंट हाउस है, जिसके यहाँ कैटरिंग का सामान था, वो है बेलर। तो बेलर ने दिया है, ओके, मतलब जो देता है कैटरिंग वाला, दैट इज बेलर। जो रिसीव करता है, दैट इज बेली, ओके। आपने बिल्कुल सही बताया था सरीन, बट आप कंफ्यूज हो गई थी। सो इज इट क्लियर? यस यस। ओके, अब देखो, अब अच्छे समझना ना, इतना तो चलो क्लियर हो गया, ठीक। अब एज पर द डायरेक्शन, लाइक बी ने ये बोला ए से कि ए ऐसा करो कि सी के यहाँ फंक्शन है, तो तुम मुझे प्रोडक्ट वो रिटर्न ना करो, या तुम मुझे वो गुड्स नहीं रिटर्न करो, तुम सारे कैटरिंग के सामान सी एम ही आएगा, उसको डिलीवर कर देना। मतलब बी ने ए को क्या डायरेक्शन दिया? सो डोंट रिटर्न में दैट प्रोडक्ट। So C organize the function and C will come to come at your house and you have to return product to the C. Okay? अब C एक यहाँ गया भी और C ने A से वो प्रोडक्ट ले लिया। ओके, अब बताओ C को प्रोडक्ट A ने दिया है कि B ने दिया है? कौन दिया? ए ने दिया, ए ने। A ने दिया। अब आप बताओ यहाँ पे तीनों में से कौन बेलर होगा, कौन बेली होगा? सर ए बेलर होगा और सी बेली होगा। नहीं सर, देखो सीट बेली होगा, सही है, लेकिन ए बेलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है मेंस रिया उसमें कि ऐसा एक्ट जो मेरे मन के अगेंस्ट या जो मेरे विल के अगेंस्ट किया गया हो, या जो एक्ट मेरे विल से किया ही ना गया हो, दैट एक्ट इज नॉट माई एक्ट। ओके, सो बी ने सॉरी ए ने डिलीवरी किया है सी को, नो डाउट, बट ए ने जो डिलीवरी सी को किया है वो एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सी है, या सॉरी एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बी है। मतलब उस प्रोडक्ट है, उस गुड्स का ऑनर कौन है? बी है। ओके, बी ने ए को दिया था, फिर बी के कहने पे ही ए ने किसको दिया है? सी को दिया है। तो यहाँ पे सी बेली होगा एंड बी यहाँ पे बेलर होगा। ए वहां से कट जाएगा, ए को ए का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल अपने पे आप लो ना, जैसे आपने किसी के यहाँ से कैटरिंग का सामान ले आए, ओके, तो जब आप लाए थे तो जिसके यहाँ से लाया था वो तो बेलर था, आप बन गए बेली। फिर आपने पूछा कि मेरे यहाँ फंक्शन खत्म हो गया, बताओ ये प्रोडक्ट मुझे, ये गुड्स मुझे कहाँ देना है? तो वो बोला कि नहीं मेरे शॉप पे मत ले आओ, तुम इसे रखे रहो, सी आएगा तुमसे ले लेगा। सी आ करके वो ले लिया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई कि नहीं वहीं से? सो सर बेसिकली बेलर सेम रहता है, ओनर ऑफ गुड्स, और बेली चेंज हो गया। हाँ बिल्कुल सही, यही एक्सप्लेनेशन में था। ओनरशिप कैसे चेंज हो जाएगा सर? नहीं, इसमें ये Ownership बताओ change सर, नहीं होता बाद है। में रिटर्न किसको होगा? आप बताओ सर किसको अगर होगा? ओनरशिप चेंज रिटर्न नहीं तो होगा तो एक बेलर कोई- कैसे बी बन कोई जाएगा होगा दो ना। आदमी? ये वन बाई वन रिटर्न करेगा तो बी कोई करेगा। नहीं सर जी, क्यों ओनर तो करेगा? टेंट वाला ही रहेगा, बाकी हाँ, वही तो मैं बाकी कह रहा हूँ। पोजीशन है, ओनर टेंट वाला है। और वही हम कह रहे हैं, किराया हाँ, वही हम ओनर कह टेंट रहे हैं। किराया वाला ही कौन दे रहेगा रहा ना। है? वो हो गया बेली, जो किराया दे रहा है वो बेली है, चाहे वो ए था चाहे बी था, सी ओनर ही रहेगा उस माल का। बेलर सर सही रहेगा सर। एज पर डायरेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी सर। वो तो ठीक है सर, लेकिन रिटर्न तो बी कोई करेगा ना, सी। क्यों नहीं सर, बी को करेगा, ऑनर को। हाँ बिल्कुल सही आपने बोला। हाँ, तो इसका मतलब वो अभी भी मालिक है बी।
बिल्कुल मालिक है, बी का मेन सामान है सर। जैसे समझिए आप, जैसे मान लेते हैं मेरा फोन है, ठीक है, आपने बोला कि मेरे को एक दिन अपना फोन रेंट पे दे दीजिए, मैंने आपको दे दिया, मैं बेलर हूँ, आप बेली हैं, ओके, मैंने ये डायरेक्शन दिया, आपने एक दिन यूज करने के बाद मुझसे पूछा कि आप अपना, मैं आपका फोन रिटर्न करूंगा, बताओ आप कहाँ पे इसे रिसीव करोगे। मैंने बोला कि नहीं, आप मेरे को ये नहीं दो, एक दिन मैं अपना फोन फर्दर रेंट पे दे दिया हूँ सी को, तो सी आपसे आकर रिसीव कर लेगा। अब सी ने उस फोन को रिसीव कर लिया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बिल्कुल खत्म हो गई। ओके, अब यहाँ पे मैं बेलर ही हूँ, लेकिन बेली अब सी बन गया, तो अब सी जो फोन देगा भी आफ्टर कंप्लीटिंग पीरियड, लाइक रेंट पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो सी प्रोडक्ट देगा, वो आपको नहीं देगा, मेरे को डायरेक्ट देगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट का ऑनर मैं हूँ, वो प्रोडक्ट मेरे डायरेक्शन के यही अकॉर्डिंग यही घूम तो रहा हम है। कह रहे हैं सर, यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, जब यही कहना तो बिल्कुल सही है। सर वो ए और बी करके कंफ्यूजन हो रहा है, आप सीधे टेंट वाला और कस्टमर बोल बोलिए, तुरंत समझ में आ जाएगा सबको। हाँ, ये तो रहता है थोड़ा सा, ए बी सी में ऐसा कंफ्यूजन, तो इसलिए मैंने आप सब पे अपने पे सर एग्जांपल ले वो लिया। कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही बी से आगे गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं डिस्पोज हो गया ना, जो हमने बेलर पे बिल्कुल लिखा था, इस वजह से तो बिल्कुल बिल्कुल सही सर। सो नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो चलो हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें यही है, मतलब कि बेलमेंट जो टॉपिक पढ़ रहा है ना, तो मेन डेफिनेशन ही रहता है, मतलब मेन यही है आपका। अब तो बहुत कॉमन चीजें रहेंगी ना, जैसे कि आप उसकी हेडिंग पढ़ते ही या सुनते ही समझ जाओगे ना। अब ये कह रहा है कि डिलीवरी टू बेली हाउ मेड, जैसे कि अब बेली को आपको डिलीवरी देना है, जैसे जब भी बेली कोई ऑर्डर करता है उसको डिलीवरी दिया जाता है, तो कैसे दिया जाएगा ये देखते हैं। द डिलीवरी टू द बेली may be made by doing anything with the effect of putting the goods in possession of the intended bailey or any authorized person to hold on his behalf। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि गुड्स का पोजेशन दे करके आप डिलीवरी करोगे, मतलब कि पोजेशन, आप जो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है, पोजीशन तक नहीं पहुंचे सर वहाँ। अच्छा, जो स्टूडेंट ने पोजेशन नहीं पढ़ पाए थे आप सब? नहीं नहीं सर, वो पीछे से शुरू कर रखा मैडम ने। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। सो ऐसे समझना आप सब, पोजीशन कई टाइप का होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा अच्छा टॉपिक है। एक होता है मीडिएट पोजीशन, एक होता है इमीडिएट पोजीशन। मेन बता रहा हूँ, है तो 16 टाइप का, मतलब 16 टाइप के हैं, बट मैं मेजर बता रहा हूँ आपको। एक होता है मीडिएट, एक होता है इमीडिएट, ओके। एक होता है आपका फिजिकल, एक होता है मेंटल, ओके। जो मेन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो बता रहा हूँ ना। पहले मीडिएट इमीडिएट समझते हैं, ओके। तो इमीडिएट पोजीशन का मतलब रहता है कि कोई प्रोडक्ट का मतलब ऑनरशिप, सॉरी, कोई प्रोडक्ट का पोजीशन बिल्कुल आपके कंट्रोल में। जैसे कि आपने लॉक लगा के मतलब चाबी, आप लॉक लगा के चाबी अपने पास रखे रूम का, सो वो आपका जो पोजीशन है आपका, वो इमीडिएट है, मतलब तत्कालिक पोजीशन आपका, आप उस आपके ही कंट्रोल में है वो इमीडिएट पोजीशन। अब एक होता है मीडिएट पोजीशन। वॉइस तो आ रही सबको ना? Yes, sir. अब मीडिएट पोजीशन में क्या होता है कि मीडिएट में ये होता है कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास 2 सर्वेंट हैं, तो मैं किसी, मतलब मैं अपने एक रूम पे पोजीशन ना करके मैंने अपने सर्वेंट को बोला कि जाओ और उस रूम पे मतलब लॉक लगा के चाबी अपने पास रखो। तो अब उस पे जो मेरा पोजीशन है वो इनडायरेक्टली पोजीशन है, तो इनडायरेक्टली पोजीशन को लॉ की लैंग्वेज में मीडिएट पोजीशन कहते हैं। मीडिएट को मेडिएटर भी समझ लेते हैं। मेडिएटर इन द सेंस कि मैंने अपना पोजीशन किसी सेकंड पर्सन के थ्रू, सेकंड पर्सन जो मेरा सर्वेंट है, मेरा भाई है, जो जिससे भी हम रिलेशन में आ रहे हैं उसके थ्रू आते हैं। जब हम उस पे गुड्स पे डायरेक्ट पोजीशन रखते हैं, सो दैट इज इमीडिएट। और जब हम उस गुड्स पे इनडायरेक्ट इन द सेंस किसी के थ्रू पोजीशन रखते हैं, सो दैट इज अ मीडिएट, ओके। जैसे कि कार है, कार, आपने कार की चाबी लॉक करके खुद रखा, सो यू हैव इमीडिएट पोजीशन। बट आपने कार की चाबी अपने ड्राइवर थ्रू लॉक करवा करके, ड्राइवर उसका ही अपने घर लेके चला गया, वही अपने जेब में रखा है, सो यू आर ऑनर, सो यू हैव टू पोजीशन टू
immediate, sorry, you have only mediate possession. Is it clear? यस सर, नहीं clear पोजीशन हुआ? टू मीडिएशन। सर पूरा हाँ। क्लियर नहीं हुआ। कोई नहीं शिरीन, बहुत सिंपल सा। देखो, आपकी कार है, आप अपनी कार पे कार का लॉक लगा के खुद उसका मतलब कि अपने पास रखा, इमीडिएट पोजीशन है। ओके, आपकी कार है, आपने कार को लॉक नहीं किया, आपका ड्राइवर लॉक किया, लॉक करने के बाद वो खुद चाबी रख लिया। ओके, आपकी ही कार है बट उसने लॉक करके उसने चाबी रख लिया, तो आपका जो उस टाइम उस कार पे पोजीशन है दैट इज मीडिएट, मतलब आपने मीडिएटर थ्रू या किसी थर्ड पर्सन थ्रू उस कार पे अपना पोजीशन रखा। इज इट क्लियर? यस अभी भी सर। नहीं हुआ? ओके। नहीं सर, हो गया। अब दूसरा मैंने बताया था फिजिकल मेंटल। फिजिकल का मतलब कि जैसे कि जब तक आप उस जगह पे हो, जैसे आप कार के ऑनर हो तो आप कार के अंदर बैठे हो, हैंडल हैंडल पकड़े हुए आप पीछे आप बैठे हो, आपका फिजिकल पोजीशन है, मतलब आप टच करके कि आप उस जगह, जैसे आपकी, अब मान लो आपके 3 फ्लोर का घर है, तो ऐसा नहीं कि आप हर कमरे में एक ही टाइम पे रह लोगे, मतलब एक आदमी एक टाइम पे एक ही कमरे में रह पाएगा। मतलब कमरे में 10, मतलब 10 रूम्स हैं, तो 10 रूम में एक साथ एक पर्सन का अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है, बट वो घर में अवेलेबल है, घर के गलियारे में भी अवेलेबल है, आंगन में अवेलेबल है, रूम में भी अवेलेबल है। तो ये कि उस टाइम उस पर्सन का उस घर पे जो पोजीशन है दैट इज अ फिजिकल पोजीशन। इज इट क्लियर? यस सर। अब एक होता है मेंटल पोजीशन। अब मेंटल पोजीशन क्या होता है, ये बहुत अच्छा है ना। अब आप समझो ऐसे कि आप सब जैसे कि जॉब में हैं, इतने बड़े बड़े आप सब ऑफिसर हैं, तो आप सब कई सारे लैंड होंगे, कई सारे फ्लैट्स होंगे, तो आप एक ही फ्लैट में होंगे। जैसे मान लेते हैं एक फ्लैट आपका दिल्ली, एक नोएडा है, तो या तो आप दिल्ली में होंगे या तो नोएडा में होंगे। तो अगर आप दिल्ली में हैं और नोएडा वाला खाली है, फिर भी आपके दिमाग में है ना कि वो घर मेरा, वो मतलब मेरा है, मुझसे कोई नहीं ले सकता, या मेरा ही उस पे ऑनरशिप है, मेरा ही पोजीशन है। तो जो एक थिंकिंग मतलब हमारे दिमाग में बनती है, अरे ऐसे कैसे कोई ले लेगा हमारी प्रॉपर्टी, भारत में हम कहीं भी लेके छोड़ दें, एक प्लॉट एक घर, कोई नहीं कर सकता, इवन देन वहां पे मैं रहूं ना रहूं कोई नहीं ले सकता। ऐसी एक थिंकिंग हम माइंड में क्रिएट करते हैं, तभी तो एक आउटसाइड जगह प्रॉपर्टी लेते हैं। इज इट क्लियर? इतना पहले क्लियर हुआ? तो उस टाइम या इस थिंकिंग के साथ हम जो पोजीशन रखते हैं किसी प्रॉपर्टी पे, सो दैट पोजीशन सर वॉइस नहीं आ रही है अब। आवाज पोजीशन क्लियर था ना। लाइक आप जैसे कि दिल्ली में आप एक प्रॉपर्टी ले लिए, आप नोएडा में हो, बट आपका एक मेंटल मतलब थिंकिंग है कि नहीं वो प्रॉपर्टी मेरी है, मैं वहाँ रहूँ ना रहूँ मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो इस टाइप की थिंकिंग को क्रिएट करके जो हम एक तरीके से पोजीशन प्रॉपर्टी पे रखते हैं, तो दैट पोजीशन इज मेंटल पोजीशन। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो डिलीवरी आप गुड्स आप करोगे, लाइक जो बेलर बेली को डिलीवरी ऑफ द गुड्स करेगा, वो फिजिकल पोजीशन दे करके करेगा। ओके, फिजिकल पोजीशन जरूरी है। फिजिकल पोजीशन मतलब कि उसके यहाँ ला के रख दिया, तो ये माना जाएगा कि फिजिकल पोजीशन मैंने दे दिया, अब ये आपके कंट्रोल में है। तो 2 तरीका बताया, या तो फिजिकल पोजीशन उस पर्सन को देगा जो कि ऑर्डर किया है, या उस पर्सन को भी दे सकता है कि जैसे कि मान लेते हैं मैंने ऑर्डर किया बट मेरे यहाँ फंक्शन में अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने अपने ब्रदर को फ्रेंड को बोल दिया कि तुम वो जो आ रहा है कैटरिंग सामान उसको ले लेना। तो एज पर माई डायरेक्शन, लाइक एज पर द बिली डायरेक्शन, भी अगर कोई उस गुड्स को रिसीव करता है तो ये भी माना जाएगा कि फिजिकल पोजीशन बेली को हैंड ओवर कर दिया गया है। क्लियर? यस सर। सो एक बार आप सब रीड कर लो, मे बी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछो। तो इतना तो क्लियर है सबको ना? सर यस यस। हाँ, नेक्स्ट हमारा है 150, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बिल्ड इन द सेंस कि जैसे कि बेलर है वो कोई गुड्स फॉर द बेलमेंट मतलब फॉर द फंक्शन बेलर को दे रहा है। अब मान लेते हैं कि उस गुड्स में कोई खराबी है, मतलब कोई फॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम है,
तो बेलर वहां पे बाउंड उस चीज को डिस्क्लोज करने के लिए। लेकिन जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि मैरिज में एक जनरेटर का यूज किया जाता है जिससे लाइट आती है, आप सब जानते होगे ना। जी सर। अब मान लेते हैं कि जनरेटर में कोई प्रॉब्लम है, तो बेलर मतलब बाउंड है बताने के लिए बेली को कि जनरेटर ले जाओ, लेकिन जनरेटर में ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है तो अपने हिसाब से इसको देखना। ओके, तो जब भी कोई गुड्स की डिलीवरी बेलर बेली को करेगा, तो गुड्स में अगर कोई फॉल्ट है तो वो चीज डिस्क्लोज करेगा। अदरवाइज अगर बेली को कोई लॉस होगा तो उस लॉस के लिए बेली को कौन कंपनसेट करेगा? बेलर करेगा। ये मैंने जनरेटर का एक एग्जांपल दिया, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट लाते हो फॉर द पर्पज ऑफ द बेलमेंट, एंड उस गुड्स में अगर कोई फॉल्ट रहता है तो वहाँ पे बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस फॉल्ट को, उस प्रॉब्लम को, उस इश्यूज को बेली के सामने डिस्क्लोज करे, ताकि बेली को उस प्रोडक्ट को या उस गुड्स को यूज करते टाइम कोई हार्म कॉज नहीं हो। जिससे कि अगर कोई हार्म कॉज नहीं हो, अगर होता है तो वहाँ पे बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। इज इट क्लियर? सर, और अगर अगर वो गुड की अवेयरनेस ना हो और बाद में एट अ टाइम ऑफ यूसेज ऑफ गुड्स में प्रॉब्लम आए तो? जैसे कि जब उसने गुड्स दिया था दिन सही था, बाद में हाँ, गड़बड़ हो गया। लेकिन जनरेटर भेजा, उसको लगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस दिन यूज करना था वो ठीक ठीक से चला नहीं या खराब हो गया। अच्छा, ऐसा जैसे होता है ना कि जब हैंड ओवर किया जनरेटर सही था, अब भाई इलेक्ट्रिक चीजें कभी भी गड़बड़ हो सकता है। एक नहीं घंटा नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है सर, एक्चुअल में वो ठीक नहीं था, हमने चेक नहीं किया, लेकिन जब यूज किया तब पता लगा वो ठीक नहीं है। सर देखिए ना, हर चीज लॉ जो होता है ना हमारे सेंस पे रहता है ना, तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसे होगा, ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अब प्रोडक्ट बेलर ने दे दिया बेली को, और बेलर ने अगर नहीं चेक किया और बेली को हैंड ओवर किया और बेली को उससे कोई हार्म कॉज हुआ, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन सुन के ही समझ गए होंगे कि बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई डिलीवरी दे तो उसे चेक करके दे। इवन देन आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, आप कभी ना एक बल्ब लेने जाना, मतलब जो CFL के बल्ब आते हैं ना लाइट वाले, उसको लेने जाना, तो एक बार चेक करके देता है जल रहा है कि नहीं। आपने नोटिस किया कभी? कि वो चेक करके देता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन इतना था, बाय द वे मान लो उसने चेक करके नहीं दिया और हम घर वही लाके कह रहे हैं, देखा। वही समझा रहे हैं सर कि अगर वो चेक करके नहीं दिया बेलर ने, तो वहाँ बेलर की फॉल्ट है। क्योंकि अगर तुम किसी के फंक्शन के लिए कोई गुड्स डिलीवर कर रहे हो, तो फंक्शन आदमी के यहाँ साल भर 6 महीने या एक मतलब ओकेजन होता है जो कभी कभी पड़ता है, तो वहाँ पे आपको बहुत टॉप क्वालिटी का गुड्स और बहुत मेंटेन गुड्स रखना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि जैसे अब आप जानते होंगे कि डीजे रोड लाइट मैरिज वैरिज में जाता है, अब पता लगा आप जो गाड़ी लेकर के गए थे उसका टायर ही पंचर हो गया। अब आप बोलो कि हमें नहीं पता था, नहीं था, लेकिन जो भी मतलब पिटाई होगी या जो भी पैसा होगा कुछ नहीं मिलेगा, और मतलब पिटाई अलग से होगी। क्योंकि कुछ जगह पे आपको 100% कंप्लायंस करना पड़ेगा। ये सब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आते हैं। जैसे कि जो भोपाल ट्रेजेडी का मैं थोड़ा सा बताता हूँ तो आप समझ जाएंगे। भोपाल ट्रेजेडी जब हुआ तो उसके ऑनर ने यही बोला कि हमने जानबूझ करके गैस नहीं लीक करवाया था, हमारी कोई फॉल्ट नहीं थी, वो तो एक्ट ऑफ गॉड में आना चाहिए, हो गया बाई लक। तो उसने बोला कि मतलब कोर्ट ने ये बोला कि एक्चुअली जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आप गैस रख रहे हैं, गैस एक पॉइजनस गैस है, तो आप इतना उसे प्रोटेक्टिव जोन में रखो कि अगर अलग बाई चांस ऐसा वो रिसाव भी होता है, फैलता भी है, तो वो लोगों को डैमेज ना कर पाए। बट तुमने वो मतलब पॉइजन तो रख लिए, बट पॉइजन रखने के लेवल में जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो नहीं लिए, इसलिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तो यहाँ वही होगा कि अगर आप कोई गुड्स रखते हो वो भी बेलमेंट जैसे पर्पस के लिए, तो आपका वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ चेक करके देन आप उसको दो। ओके, और सर प्रॉब्लम बाद में आए तो? जैसे कि अभी एक होता है कि दिया था जैसे सही था, प्रोडक्ट भी नया लग रहा था। जैसे कार मैंने हायर करी, किसी को बोला कार डिलीवरी कर दो, लेकिन कार वो चल तो रही है लेकिन बहुत बहुत पुरानी कार है, और एक दिन चलाने के बाद, हायर के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। फर्स्ट डे रेंट पे प्रॉब्लम नहीं थी, देखो, रेंट पे ली कार,
हाँ रेंट पे, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने 4 दिन 3 दिन के लिए लिया है, हम 1 वीक रख लेते हैं कि आपने 1 वीक के लिए रेंट पे ले लिया। ओके, तो वहाँ पर ये सिचुएशन होगा कि जैसे कि आपने एक वीक के लिए ले लिया, तो कार एक ऐसा चीज है ना कि कार जैसे अगर उसका नहीं चला तो आपके पास और ऑप्शंस हैं, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में जब भी अगर वो ऐसा कुछ कुछ होता है आपके साथ, तो आप जानते हो कि पेमेंट जो इसका होता है कार का, ऐसा जब भी एक एडवांस होता है 1500 जो भी हो, और फाइनल पेमेंट उस वर्क को कंप्लीशन के बाद होता है। जैसे इवन देन आपको मुंबई जाना है या दिल्ली से नोएडा बाई उससे जाना है जो ओला उबर होती है, तो आप देखते हो पैसा हमेशा अपने लोकेशन पे पहुंचने के बाद देते हो। तो जब 7 दिन के लिए आपने लिया, एक भी दिन नहीं चली, तो आप उसका कार रिटर्न कर दोगे, वो भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, जो एडवांस आप दिए हो चलो वही बहुत है। ओके, इवन देन आप के पास जब भी ऐसा कोई पर्सन रहता है, जैसे कि आपने ओला उबर किसी के थ्रू किया है, तो आपको सब्सिडियरी ऑप्शन देगा। सब्सिडियरी इन द सेंस कि अब वो कार तो चलो ओला का गड़बड़ हो गया, तो आपको आपके पास इंस्टेंट वो उसी प्राइस में उसी लोकेशन पे भेजेगा। ओके, तो सर, ऐसा बहुत होता है, आपने लेकिन लॉ नोटिस। क्या कहता है? अगर चलो कार का एग्जांपल नहीं लेते, हम जनरेटर का देखो ले इन लेते हैं, सब तो चीजों लॉ में क्या कहता है? अगर लॉ में कोर्ट में अगर केस जाएगा लग बाय चांस, तो दोनों को सुनने, दोनों तो अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे, दोनों की सफाई सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा कोर्ट इसमें उस पार्टी को, मतलब जिसने कार रखा है, मतलब जो बेलर है, उसके ऊपर 1500 का फाइन इम्पोज करा देगा, बस हो गया। लेकिन ये ना कि ऐसे केस कोर्ट में कोई नहीं ले जाएगा, कोर्ट ना तो इन्हें इंटरटेन करेगा, ट्रिपल मैटर मान के वहीं रिजेक्ट कर देगा। अब जैसे अगर कोर्ट ये सब सुनने लगे, अरे मैं इनकी कार हायर किया तो वहाँ पंचर हो गई, ऐसे तो लाखों केस उसके पास चले जाएंगे ना। यहाँ पे मर्डर का केस तो सुनवाई हो ही नहीं पा रही है, बड़े बड़े जो चलिए सर, केसेस मैं है। मैं एग्जांपल चेंज कर देती हूँ। अगर मैंने लेट से 15 जनरेटर हायर करे एक इवेंट के लिए, हाँ और उसमें जी, से 3-4 दिन के लिए हायर करे, उसमें से 2 दिन के बाद 7 जनरेटर्स में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, हाँ जी, तो फिर मान ले क्या करेंगे? ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट आप जो भी ऐसे लोग करते हो आपको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट इन द सेंस, जैसे ही बता रहे तुम्हारा जनरेटर बेकार, तूने पैसे ले लिया, ऐसे वैसे उसको डांटोगे तो तुरंत भेजेगा, मैं भेज रहा हूँ आपके यहाँ दूसरा, इमीडिएट आपके यहाँ भेजेगा। नहीं, उसमें सर एक्चुअल में टर्म एंड कंडीशंस देखनी पड़ेगी, वो जो सारा होगा नहीं उसकी सुनो, क्या तो देखो, राइटिंग में टर्म एंड कंडीशन है। एग्जांपल है हमारे पास, एक जो है इलेक्ट्रिक कार जो है हमें दी गई, हाँ और इलेक्ट्रिकल कार में उन्होंने कहा कि भाई यदि 3 दिन में खराबी ठीक हो जाती है, ये मतलब 5 साल पहले की बात है, तो हाँ आप 3 दिन तक कोई कंप्लेंट नहीं होगी और ठीक करवा देंगे। हुआ क्या कि 2 महीने बाद वो फ्रिक्वेंटली जो है ना 30 कारों में से महीने में 3 दिन करके वो खराब होती थी, वो ठीक करा देते थे, और महीने में 10 दिन ही चलती थी। लेकिन वो कहते थे कॉन्ट्रैक्ट में तो 3 दिन लिखा है, 3 दिन के बाद ठीक करा दी, फिर दोबारा होगी तो हम नहीं देंगे कुछ भी। तो ये उसकी टर्म कंडीशन पे यहाँ डिपेंड पे करेगा। यहाँ पे कोर्ट एक्शन लेगा ना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन। देखिए सर, होता क्या ना कि एक तो हो गया सर जो क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन ही बोलिए, आपने पूछा क्या था? जनरेटर सर, इन्होंने जनरेटर अजय जी, जनरेटर खराब हो गया है तो बंदा गुडविल में बदलता है इंडिया में। बाकी बेलमेंट चलो वगैरह पढ़ लीजिए एग्जाम मशीन के तो लिए। मशीन खराब हो सकती है सर, चेयर को लेकर दे दीजिए ना, चेयर स्टैंड टूटा बाय हुआ हो, कंडीशन ऐसा होती कुछ है। एग्जाम्पल दे दीजिए। तो वो पहली चीज ना, देखिए पहली चीज तो जो जनरली चलता है सोसाइटी में हमारे, जैसे कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो चेंज कर देगा, ठीक। दूसरा सेम चीज का मतलब दूसरा आपके पास जैसे यार भेजा 100 हो, 10 टूटी और 10 और भेज देगा वो, आप जैसे कंप्लेन करते हो टूटी वाली वो रिटर्न ले लेगा, ठीक। और इसके बाद मान लेते हैं कि अगर वो नहीं भेजा ऐसा कुछ, फिर तो फर्दर यही कि आप कोर्ट जाओगे ना, ज्यादा से ज्यादा आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे। तो कंज्यूमर कोर्ट दोनों लोगों को सुनने के बाद जो भी उससे रीजनेबल लगा कि अच्छा बेलर ने गड़बड़ किया, इनके यहाँ प्रॉब्लम हुई, इसने 10,000 नहीं भेजा, तो जस्ट चेयर का एक फंक्शन के लिए कितना फाइन इम्पोज करेगा, 1,000 2,000 उड़ के बस वो इम्पोज कर देगा। और उसका एडवोकेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी मतलब ऑनलाइन ही पे कर देगा, कोई इशू नहीं है। ये सब बहुत छोटे केसेस है ना, तो इसे ऐसे केसेस का किसी के पास टाइम है ले जाने का ना सुनने का है। और इवन देन ऐसा भी होता है कि अगर उस आदमी ने नहीं भेजा, दूसरे आदमी के पास फोन कर दिए, 100 तो टेंट वाले हैं, 10 रुपया नहीं भी नहीं ठूक सर, लेंगे, हमारे केस में तो 50 लाख का इश्यू है। तो वहां पे कोर्ट एक्शन लेगा ना। जैसे हाँ वही मैंने बोला ना, ट्रिपल में तो कोर्ट नहीं कोई जाएगा, आप वाले केस में कोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे। और
हियरिंग के बाद उसे 50 लाख, जैसे मेन अगर कॉज ऑफ एक्शन है 50 लाख, तो 10 लाख और उसका केस फाइलिंग इंटरेस्ट लेके 60 लाख आपको कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन यही है कि आपको जो आप मुझसे बताओ चीज़ों को कोर्ट में प्रूफ करना रहता है कि ऐसे ऐसे ये हमें मतलब ब्लैकमेल इन द सेंस ऐसे ऐसे ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो जो भी आप कहते हो तो आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है, वो भी अपना रखिएगा अपना आर्गुमेंट, देन आप रखोगे, आप चीज़ों को प्रूफ करोगे। तो जो आपने जैसे बोला 50 लाख का मेरा लॉस हुआ, वो 50 लाख प्लस जो केस फाइलिंग का कॉस्ट आता है 50 लाख पे जो इंटरेस्ट आएगा, जितने दिन केस फाइलिंग चलेगा सब आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको चीज़ें प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं, लास्ट हमने तो उसकी पेमेंट रोकी हुई है ना, इसलिए फ्रीक्वेंट होता था तो जितने दिन खराब होता था रोक रखी है। वो कहता है मैं लूंगी, पूरा पूरा लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं दीजिए, और कोर्ट में केस जाने दीजिए। आप सब बिल्कुल उसमें मतलब कि अगर एज इट इज जैसा आपने बताया मेरे साथ अगर वैसा है तो आप सबको बिल्कुल कंपनसेशन मिलेगा, कोर्ट आप सबके साथ रहेगी। कोर्ट का मतलब ये टू प्रोवाइड द जस्टिस। सर लॉग बुक मेंटेन होती है, एक्चुअली हम इसी बिजनेस में हैं। तो हम जैसे जनरेटर है, 10 जनरेटर लगे हैं तो एक दो स्टैंड बाय में रखते हैं, पीए सिस्टम है एक दो स्टैंड बाय में रखते हैं, लाइट्स हैं 100 लगनी है तो 10 स्टैंड बाय में रखते हैं। तो वो हाँ पहले बिल्कुल अरेंजमेंट करना होता है, वो एग्रीमेंट के अंदर होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, हमने देखा भी है। जैसे किसी की कार कोई अब तो जैसे ओला ये सब चलने लगा ना, पहले कार बुक करते थे पर्सनल ऑनर से बात करके, और ऐसा रहता था कार कहीं जा रही डैमेज हो गई, कोई खराबी आ गई, टायर वायर कुछ भी ऐसा इशू हुआ तो दूसरी सब्स्टिट्यूट कराता था। मतलब इतने कांटेक्ट रहते, जो देखो जो पर्सन जिस लाइन में बिजनेस करता है ना उस लाइन में उसके कांटेक्ट रहते हैं, ओके, तो तुरंत सब्स्टिट्यूट कराता है। मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब क्योंकि उसे बिजनेस रन करना है। वो अगर बिहेवियर अपना बेकार करेगा 10 लोगों तो उसका रन कैसे करेगा, तो सब्स्टिट्यूट करता है। हाँ, अगर किसी को जैसे कि सर ने बताया 50 लाख 60 लाख करोड़ की बात है तो वहाँ लोग नहीं करते, फ्रॉड ही करना चाहते हैं तो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, जो भी होगा मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ वो आपको असिस्ट करेगा, आपको पूरा कंपनसेट प्रोवाइड कराएगा विद इंटरेस्ट विद केस फाइलिंग कॉस्ट। So सर by उसमें लॉग बुक law, मेंटेन होती है, लॉग बुक मेंटेन होती है, उसके हिसाब से आप क्लेम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। by law बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फुल सर्विस की। मेरा बिल्कुल क्वेश्चन हाँ, ये था, बिल्कुल चाहे कितना बिल्कुल स्मॉल हो, बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब फुल्ली प्रॉपर सर्विस देने की, एंड टू बिल्कुल एंड। क्योंकि आप, हाँ बिल्कुल करेक्ट आपने बोला, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि कोई पर्सन आपको पेमेंट करके और उतना पेमेंट करता है जितना आप उस चीज का मांगते हो। 1000 2000 अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट जो आप पेमेंट मांग रहे हो, वो प्रोडक्ट अगर कोई पेमेंट कर रहा है और पेमेंट करने के बाद भी अगर उसे प्रॉब्लम सफर करना पड़े तो मतलब क्या उस चीज को हायर करने का या उस चीज को लेने का। तो बहुत ऐसा होता है, ऐसा बहुत होता है जैसे कि आपने कोई चीज हायर किया और गड़बड़ हो गया, वो लोग उसका पेमेंट रोक लेते नहीं देते, जैसा अभी सर ने बताया हमारे साथ ऐसे मतलब कुछ चीजें हुई है। आप मतलब कोई चीज लिया वो बेकार निकला, जो पेमेंट करना था वो लोग नहीं करते, ऊपर से उसको डांटते हैं और वो करते अलग है, मतलब परेशान टाइप में। और अब तो मतलब कोर्ट काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, पुलिस भी काफ़ी एक्टिव है, कंज्यूमर कोर्ट पे ऑनलाइन कंप्लेन हो जा रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब हर चीज़ एक्टिव होगा। आप डायरेक्ट पुलिस को 1100 पे कांटेक्ट कर सकते हो, वो इमीडिएट आपकी हेल्प को प्रोवाइड मतलब हेल्प के लिए प्रोवाइड वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी या हेल्प प्रोवाइड करने के लिए आ जाएगी। तो अब तो काफ़ी सर ज़्यादा कंज्यूमर कोर्ट में प्राइस का ऐसा कोई मिनिमम है केस करने के लिए कि इतने का केस होना चाहिए? वो तो 3000 5000? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में था ना लास्ट ईयर, वही है 10 लाख हाँ वाला, फिर 1 करोड़ वाला, वही इसमें। सर एक बार बताइए, इसमें बेली के ही बहुत राइट है, बेलर के तो राइट्स है ही नहीं इसमें, मोस्टली इसमें वन साइडेड है ये टोटल। क्योंकि हाँ, इसलिए इसके पीछे रीजन भी है ना, क्योंकि यहाँ पे ना बेलर की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि बेलर पैसा ले रहा है। अब पैसा लेकर के किसी फंक्शन के में या कोई चीज ऑर्गेनाइज किया उसमें आप प्रोडक्ट दे रहे हो, तो आपकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका फंक्शन, उसका जो ऑर्गेनाइज किया हो प्रॉपर तरीके से रन करे, और वो रन गुड से ही करता है। मतलब हर चीज रेंट पे रहता है, अगर एक भी चीज रेंट वाली गड़बड़ निकल गई, जैसे लाइटिंग का आप ले लो, कैटरिंग का ले लो, टेंट का ले लो, जनरेटर का ले लो, या जो भी खाने पीने की चीजें को ले लो, कोई कहीं बात कुछ ठीक है, गड़बड़ हुआ तो उसका पर सर नहीं सर, जैसे ना राइट टू इक्वलिटी वाली बात है, कोई भी बिजनेस कर रहा है जैसे पेमेंट तो एक्चुअली ना यहाँ पे ना बेली सॉरी बेलर का जो पलड़ा है ना, मतलब बेलर का जो साइड वो बहुत स्ट्रांग है, सर तो बेली को भी उसे तो बैलेंस वापस करने के लिए ही बेली के साइड लॉ खड़ा है। सर बेली हाँ को भी वापस चीजें उसी हालत में देनी पड़ेगी जैसे जैसे उसने बिल्कुल, लिया वो तो था। देनी पड़ेगी, वो तो ये तो कॉमन
ये तो कॉमन वाली बात, कॉमन सेंस वाली बात है ना कि जैसे कि मैंने आपको 10 मैंने चेयर वो भी दिया है कैजुअली जिस नहीं ले सकता चीज को नहीं, मतलब। बिल्कुल नहीं ले सकता ऐसा। और इवन सर ऐसा रहता है जैसे कि आपने 100 प्लेट लिया, 100 स्पून लिया, अगर 10 प्लेट गायब हो गई, टूट गई, या 10 स्पून भी गायब हो गए, गिन के ले जाते उसका पैसा देते हैं। या 10 चेयर दिए थे, 10% तो टूटती है ही, 10% तो टूटती है ही प्लेट। और हाँ तो बिल्कुल पैसा लेता है। इवन देन जैसे कि वो हो गया, जैसे 10 चेयर आपने लिया, एक दो तीन दो के जो पैर रहते हैं मतलब नीचे वाला उसका जिसपे चेयर खड़ी होती है वो टूट गया, पूरा पैसा लेकर के जाते हैं। वो तो कॉमन सी बात है, अभी हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि जिस कंडीशन में आप गुड्स को लिए हो उसी कंडीशन में आप गुड्स को रिटर्न करने के लिए लाइबल हो। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट हमारा आता है केयर टू बी टेकन बाय बेली। देखिए वही जो सर आपने बोला अभी वही आ गया कि केयर इन द सेंस कि जो भी बेली से गुड्स लिया है वो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन की तरह उस चीज को केयर करेगा और उसके बाद उस चीज को रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पे बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस गुड्स के का केयर करने का ऑर्डिनरी पर्सन के थ्रू जो कि उसने बेलर से लिया है फॉर द पर्पज ऑफ द बेलमेंट और फंक्शन। ओके, देखिए नेक्स्ट आपका आता है इसमें बेली बेली वेन नॉट लाइबल फॉर लॉस। जैसे कि बेली कब लाइबल नहीं होगा, जनरली तो बेली के पास होते हुए अगर प्रोडक्ट या गुड्स डैमेज होता है तो बेली लाइबल होता है, बट बेली कब नहीं लाइबल होगा वो यहाँ पे है। इट इज गिवन 152 सेक्शंस। सो द बेली इन absence of any special contract is not responsible for the loss, destruction or deterioration of thing built if he has taken the account of care of its described in section 151। जैसे कि अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तो यू आर बाउंड टू परफॉर्म द एक्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। बट इन द अब्सेंस ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने किसी गुड्स का ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ केयर किया किसी गुड्स का, फिर भी वो टूट गया, देन यू आर नॉट लाइबल, लाइक तब आप लाइबल नहीं हो। सो ऐसा कोई एग्जांपल बताओगे आप सब जिसमें कि एक पर्सन ने प्रॉपर ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ गुड्स को रखा और गुड्स डैमेज भी हो गया और वो लाइबल नहीं हुआ। चलो अगर मैनेजमेंट उसी के हाथ में हो तो। हाँ, कोई एग्जांपल? जैसे आधी तूफान आ गया, कुर्सी प्लेटें टूट गई। सर अगर स्टाफ उसका है बेली का ठीक तो फिर बेलर लाइब्रेरी नहीं है। सर तो ये कह रहे हैं ड्यू केयर दिया बेली ने, फिर भी मतलब कोई डिफेक्ट आ गया या कोई बात आ गई तब वो पूछ रहे हैं, तो वो अच्छा, तो एक कहावत आपने एक कहावत आप सबने सुना है कि जब मतलब किस्मत खराब रहती है तो आप ऊंट पे बैठे रहोगे तो भी कुत्ता काट लेता है। यस यस। तो इसका मतलब यही है कि जैसे कि कभी कभी होता है ना कि अब जैसे कोई चेयर एक दिन बेकार हो गई है, देखने में अच्छी लग रही, कलर पेंट है, लेकिन आप जैसे ही बैठे वैसे ही टूट गया। ओके, मतलब कहते हैं ना जब कलंक लिखा रहता है तो आप कुछ भी करोगे तो गड़बड़ हो ही जाएगा। अब जैसे कि आप टेंट में खाना बना रहे थे और पता नहीं कैसे वो हो गया, मतलब ड्यू केयर एंड कॉशन सा सारा चीज कर रहे, फिर भी टेंट थोड़ा बहुत जल गया, डैमेज हो गया, या चेयर को ले लो या कुछ भी ऐसा आप ले लो, मतलब प्रॉपर ड्यू केयर एंड कॉशन साथ आप कर रहे हो, फिर भी चीजें बाई मिस्टेक या बाई लक वो डैमेज हो गया। जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी सच में किस्मत, किसी की भी पर्सन किस्मत बेकार है तो ऊँट पे बैठा रहेगा तो भी उसको कुत्ता काट लेगा। तो वही हाल होता है कि जब कोई चीज टूटना है या कुछ गड़बड़ होना है तो आप कितना केयर एंड कॉशन करो हो ही जाएगा। ओके, जैसे आप बेस्ट एग्जांपल वहाँ का लोगे, देखो कुंभ में इतनी सिक्योरिटी, इतनी पुलिस, सारी चीजें थी, भगदड़ होना था 4-5 मिनट के लिए, 4-5 मिनट के लिए भगदड़ हुआ और उस भगदड़ में इतने आदमी एक्सपायर हो गए। तो इतना सारा चीज होने के बाद, इतनी सिक्योरिटी, इतना अनाउंसमेंट, इतना प्रॉपर मतलब व्यवस्था होने के बाद भी हो गया गड़बड़। तो वही चीज है, तो अगर इतना ड्यू केयर एंड कॉशन होने के बावजूद भी अगर कोई चीज डैमेज हो जाता है तो वहां पे बेली लाइबल नहीं होगा।
ओके, एक और इस पे हुआ है कि कभी कभी कौवा के बैठने से भी डाल टूट जाती है। तो कौवा के बैठने से डाल नहीं टूटती है, डाल ऑलरेडी इतनी वीक हो गई होती है, मतलब सूख करके, कि एक मतलब पत्ते का भी उस पर वेट पड़ता तो गिर जाता है। तो डाल ऑलरेडी वीक हो जाती है इसलिए टूट जाता है। तो ऐसे कभी कभी प्रोडक्ट भी ऐसा होता है कि मतलब ओल्ड थोड़ा होने से कुछ आधी घंटे घंटे चलने के बाद आप किसी के बैठने के बाद तो टूट जाता है, तो वहाँ पे बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्लियर? इनडायरेक्टली तो वो एक्चुअल में बेलर के जो है फॉल्ट था, उसने कमजोर चीज को देख के नहीं दिया। नहीं नहीं, ये नहीं कह सकते। नहीं, सब जरूरी नहीं कि हमेशा बेलर की ही वो मतलब की फॉल्ट हो। कभी कोई चीज, मैंने बताया ना, कोई चीज देखने में सही लगता है एक्चुअली ना, हर चीजें जैसे कि अब इलेक्ट्रॉनिक है या प्लास्टिक की बनी है, अंदर कोई नहीं जान रहा है, सब बाहर से देखें। जैसे कि हम इंसान को अंदर से नहीं जान सकते, बाहर से ही देखते हैं और डिसीजन ले लेते हैं अच्छा है बेकार है। अंदर तो हम जान नहीं सकते कि इसके मन में क्या बैठा है। वैसे ही कोई गुड्स ही होता है। ओके, जैसे जनरेटर ही हो गया, 3 साल पुराना है, ठीक है, चल रहा था अच्छे से, लेकिन अंदर क्या पता कि कौन सा वायर कटा है, या ग्रीस नहीं है, मोबिल नहीं है, या कहाँ क्या इशू आया, घंटा चलने के बाद बंद हो गया या ब्लास्ट कर गया। आपने देखा होगा कि लोगों की सीएनजी कारें, सीएनजी अंदर से कभी उसमें आग लग जाती है, कभी किसी 4 व्हीलर कार में या ट्रक में जो गुड्स लदे रहते हैं उसमें फायर हो जाता है, मतलब आग लग जाती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जहाँ पे किसी की कोई फॉल्ट नहीं रहती है, सब ऑर्डनरी प्रूडेंस में वर्क करते हैं, फिर भी ऐसा हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है बिलर की। जैसे सर सॉरी, लाइट है बेली। वो फ्यूज हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, नहीं होगी। वही बिल्कुल सही आपने बताया। अब जैसे लाइट है, अब फ्यूज हो गई, तो लाइट को अंदर कौन झांक के देख रहा है, पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। क्लियर? हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा termination of bailment by bail is inconsistent with the condition. A contract of a bailment is avoidable at the option of the bailer if the bailee does any act with regard to the goods bailed inconsistent with the condition of the bailment. ये क्या कहना चाह रहा है, आप समझ में आ रहा है आप सबको? सेक्शन सेक्शन 150 आपका 3 है ये। 153। हाँ जी। Termination of the bailment by bailies act inconsistent conditions. अरे बहुत सिंपल सा है, देखो। देखो बहुत सिंपल सा है, इसमें ये कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। मैंने आपको वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बताया था, तो यहाँ पे वही है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। लाइक अवॉइडेबल का ऑप्शन रहता है बेलर के पास। बेलर वो होता है जो गुड्स देता है। कब अवॉइडेबल का ऑप्शन रहेगा? If the bailee does act with regard to the goods bailed inconsistent with the condition of the bailment, जैसे कि जिस कंसेंट मतलब कि जिस कंडीशन पे बेलर ने कोई चीज बेली को देने के लिए कहा है, बेली अगर उस कंडीशन पे एग्री नहीं होता है तो वो अवॉइडेबल हो जाता है। लाइक वहाँ पे उसे वो टर्मिनेट कर देगा। और एग्जांपल छोटा सा लेते हैं कि मैं बेलर हूँ, जैसे आप बेली हो, तो मैंने आपको कोई गुड्स डिलीवर किया, बट उस जब मैं गुड्स की डिलीवरी कर रहा था तो मैंने कुछ कंडीशन रख दी कि आप इसे इतने से इतना चलाओगे। तो मैंने वहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसे रखा था कि इस गुड्स सॉरी इस मशीन को ऐसे 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 चलाओगे, इस चीज़ को ऐसे ऐसे यूज करोगे, बट बेली ने मना कर दिया। तो अगर ऐसी सिचुएशन अगर वो बेली को मना करेगा तो वहाँ पे वो चीज़ क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लाइक वो कंडीशन सॉरी वो चीज़ नहीं रन कर पाएगा। लाइक वो दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बेलमेंट हो रहा है, वो नहीं चल पाएगा। क्लियर?
यस सर। हाँ, तो सिंपल सा है ना, आपने पढ़ा होगा एक कॉन्ट्रैक्ट में मैं बताता हूँ, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर। तो काउंटर में क्या था कि आप याद करिए थोड़ा सा, कि जैसे मैंने आपको कोई ऑफर दिया कि मैं अपना ये चीज़ 5 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, तो आपने बोला नहीं 5 में नहीं लूंगा, 4 में अगर आप देना हो तो दो। तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट का मैंने बताया था रूल सेम वही रहेगा। तो जैसे कि मैं अपना प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मैंने बोला कि आप जनरेटर 4 घंटा दिन में यूज करना अपने फंक्शन में, आप बोले नहीं 8 घंटा यूज करूंगा। तो अब बेलर बेली की कंडीशन इनकंसिस्टेंट हो गई। तो बेलर, अब देने वाला बेलर है गुड्स ना, तो बेलर उसे टर्मिनेट कर सकता, कह सकता है कि नहीं मैं आपको नहीं दूंगा, आप दूसरा देख लो। तो ऐसा जैसे कहा, वो उनके बीच जो बेलमेंट था वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। क्लियर? यस सर। ओके, सो अब आप सब बताओ, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो। कितने मार्क्स का? इसमें व्हाट इज, हाँ ऐसे आ जाएगा, व्हाट इज बेलमेन एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बेलर और बेली, और व्हाट इज राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, बस। अब 10 शॉर्ट नंबर में आएगा तो सर ये क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट में जो इतने नंबर के आते होंगे 4-5 नंबर को, उतने में आएगा। लॉन्ग में आएगा तो बड़े में आएगा, 10 नंबर का, ऐसा जो भी। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? सर जस्ट इसके आगे अभी इसमें जो भी थोड़े बहुत बचे होंगे वो पढ़ने के बाद, इसमें कुछ चीजें और भी अच्छी अच्छी है। तो इसके कराने के बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक इसमें एक प्लेज, प्लेज के बाद एजेंसी, मतलब एक प्लेज है, एक एजेंसी है, वो दोनों कवर होने के बाद आपका पार्टनर देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट।